हाँ मुस्कान बोलो। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। नहीं अभी मेरी क्लास चल रही है और मैंने इसलिए तुम्हारा फोन उठाया कि मैं भूल जाऊंगा। मैंने उसको बोला था, क्या कहते हैं, प्रभव को, है ना, एक बार बच्चों का सेशन लेना है भाई, क्या तुम लोग कॉलेज में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इस संडे में थोड़ा बिजी था, अब इस वाले संडे को देखते हैं टाइम निकाल कर, है ना। हम्म हम्म हम्म। मैं तुमसे थोड़ी देर से बात कर लूं, आधे पौन घंटे से क्लास कर, ठीक है। ठीक है तो हाँ अब मुझे डेप्रिसिएशन एंडोमेंट, अच्छा ओके, एंडोमेंट फंड क्या होता है। देखिए एंडोमेंट फंड क्या होता है, मुझे याद रखना भाई भावना, वो डेप्रिसिएशन जो तुमने पूछा है, दूसरे क्वेश्चन आते जा रहे हैं। एंडोमेंट फंड ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं एक संस्था चलाता हूँ। कौन सी संस्था है? गैर व्यापारिक संस्था। गैर व्यापारिक मतलब मैं कोई सामान बेचता नहीं हूँ, मैं एक धर्मादा चलाता हूँ, एक धर्मार्थ संस्था चलाता हूँ। मेरा काम क्या है, वहां पे जो आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, मेरा मुफ्त इलाज चलता है। कोई भी आके अपना दवाई पट्टी दारू दवाई वगैरह लगवा सकता है, पट्टी उट्टी बंधवा सकता है, इलाज करा सकता है, दवाई मिल जाती है, ठीक है। तो वो संस्था है। तो उसमें क्या हुआ कि अब मैं चंदा चाहिए मेरे को उसको चलाने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई मैं हर साल चंदा मांगूंगा, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा तो काम तो रुक जाएगा। तो एक काम किया जाए, एक ऐसा फंड बना दिया जाए, फंड मतलब कोष बना दिया जाए, और उस कोष में पैसा जमा रखा जाए, और जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ती जाएगी उस कोष से पैसा निकाल के मैं खर्च करते जाऊँ। तो अगर मैं उस कोष से पैसा निकाल कर खर्च करता जाऊंगा तो एक समय कोष खत्म हो जाएगा। तो एक काम और किया जाए, कोष को और बढ़ाया जाए और उस कोष के पैसे को, उस फंड के पैसे को कहीं निवेश कर दिया जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए। और वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? बैंक में एफडी करा सकते हो, या फिर गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसमें शेयर मार्केट में नहीं होते, उसमें फिक्स होता है कि आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आप है, आप वो पोस्ट ऑफिस में एक मिलता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी होता है, किसान विकास पत्र होता है। ये सब निवेश कैसे हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, और इसके अंदर एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि मार्केट, शेयर मार्केट की तरह खूब ज्यादा भी मिलेगा, ऐसा ज्यादा कम नहीं, एक फिक्स है, उतने मिलेगा, 7%, 6%, 8% जो भी। और वह बहुत ज्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता, बस ठीक ठीक होता है। तो जिनको एक सीमित प्रतिफल चाहिए, रिटर्न चाहिए, एक सीमित इनकम चाहिए, वो उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमने एक कोष बनाया, उस कोष के पैसे को हमने कहीं निवेश कर दिया जिसमें डूबने का डर नहीं रहा। भले रिटर्न कम मिले चलेगा, डूबना नहीं चाहिए। तो हमने कहा वो मिलता है। अब उससे जो रिटर्न मिल रहा है, सपोज 1 लाख रुपए का हमने कोष बनाया और 1 लाख रुपए निवेश कर दिया, सपोज 8% ब्याज है, हर साल हमें 8% का ब्याज मिलेगा। तो उस 8% का जो 8,000 रुपए ब्याज मिल रहा है उससे हम खर्चा करें। तो कोष अपनी जगह फिक्स है, 1 लाख रुपए वो निकाल नहीं रहे, वो चल रहा है। उस पर जो आमदनी हो रही है उससे हम खर्चा कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमें हर बार चंदे की जरूरत नहीं पड़ती, हमें हर बार लोगों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो एंडोमेंट फंड होता है वो वही फंड होता है। तो जैसे आपने नोबेल प्राइज का नाम सुना होगा, तो नोबेल प्राइज में अल्फ्रेड नोबेल, तो अब जिसने ये चालू किया वो तो अब दुनिया में नहीं है। उन्होंने क्या किया, ऐसा एक फंड बना दिया। स्वीडन से ये नोबेल प्राइज दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, वहां से इसकी घोषणा होती है। तो वो उन्होंने स्वीडन में, या उन्होंने कहीं पे कहा निवेश किया मालूम नहीं है, लेकिन कहीं, कोई जरूरी नहीं कि स्वीडन में क्या हो, कहीं भी क्या होगा दुनिया में, वहां उन्होंने निवेश किया, कर दिया पैसे को। अब उससे निवेश से जो उनको आमदनी होती है हर साल, जो ब्याज मिलता है या जो लाभांश मिलता है, जो भी कहें वो मिलता है, उससे वो हर साल नोबेल प्राइज देते हैं। तो उनको डोनेशन की जरूरत नहीं है हर बार, वो एक फंड कोष बना हुआ है, उस कोष से खर्च सारा काम चलता है। तो कई सारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं या धर्मार्थ की संस्थाएं होती हैं जो समाज सेवा करती हैं, वो इस टाइप का कोष बना के रखती हैं जिससे उनको आगे किसी काम करने में दिक्कत नहीं है ना। दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। वो एंडोमेंट फंड कहलाता है। एंडोमेंट फंड वो फंड है जिसकी आमदनी को आप इस्तेमाल करके अपना काम चलाते हैं उसको। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पर? सर शीट, हाँ शीट का एक क्वेश्चन है।
देखिए एक मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारा एक अकाउंटिंग ईयर है, लेखांकन वर्ष जो है वो 1 जनवरी 2021 से है और वो वर्ष खत्म हो रहा है हमारा 31/12। ये एक डेप्रिसिएशन का मैंने क्वेश्चन जो कल एक शीट भेजी थी उसमें डेप्रिसिएशन पर एक पॉइंट है, मैंने वो जानबूझ के डाला था कि उसको हम डिस्कस करें। ये हमारा, अब आप कोई मुझे बताएगा कि ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, कोई मुझे बताएगा अगर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है, तलपट बनाना है, तो तलपट में कब बनाऊंगा? बीच में किसी दिन बनाऊंगा या किस डेट को बनाऊंगा? ट्रायल बैलेंस नॉर्मली किस डेट देखिए पहली बात मैं क्लियर कर दूं, तलपट कभी भी बनाया जा सकता है। इस साल के अंदर अगर 365 दिन है ना, तो 365 दिन के कभी भी बना सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि, लेकिन लाभ निकालने के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, बिजनेस का अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए जो मैं तलपट बनाऊंगा वो किस दिन बनाऊंगा, कोई मुझे बता सकता है? लास्ट डेट ऑफ द ईयर। यस, लास्ट डेट होती है, और वो लास्ट डेट यहाँ पे कौन सी है? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर कौन सी? 31 दिसंबर। तो मैंने 31 दिसंबर को ट्रायल बैलेंस तलपट बनाया सब। इस तलपट पे मैंने लिखा हुआ है कि एक मेरी मशीनरी है जो मैंने 50,000, और मैं आपसे ये कहता हूं कि इसमें एक 20,000 की मशीनरी है जो मैंने 30 सितंबर को खरीदी थी। कब? 30 सितंबर। इसमें से 20,000 की मशीनरी मैंने 30 सितंबर को खरीदी। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि इस 50,000 के अंदर ये 20,000 जो मशीनरी हमने यहाँ खरीदी है, ये 50,000 में शामिल है या शामिल नहीं होगी? शामिल है। शामिल है। शामिल है ना? बिना 50,000 तो 31 दिसंबर का शेष है। 31 दिसंबर को 50,000 की मशीनरी है, तो इसके अंदर तो 20,000 इंक्लूडेड है भाई, उसमें पहले से इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो 30,000 की मशीनरी थी वो यहां से यहां तक थी। 30,000 की मशीनरी मैंने पूरे साल यूज की, कितने महीने? 12 महीने। और जो 20,000 की मशीनरी है वो मैंने सिर्फ 6 महीने यूज की। तो मेरे पास जो 50,000 की मशीनरी है साल के अंत में, उस मशीनरी को मैंने जो इस्तेमाल किया है वो इस ढंग से इस्तेमाल किया। यहां तक क्लियर हो गई बात? यस सर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि साल के अंदर मेरे पास 50,000 की मशीनरी, तो 50,000 पूरे साल नहीं थी, 30 की तो पूरे साल थी, 20 की तो साल के बीच में खरीदी। तो 20,000 की मशीनरी हमने 6 महीने यूज की, 30,000 की मशीनरी 12 महीने, एक बार। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अंतिम खाते बनाते समय ध्यान क्या रखना है? अगर क्वेश्चन में मैं आपको ये जानकारी दूं कि भाई मशीनरी हमने ऐसे ऐसे खरीदी है, और मैं आपको ये बताऊं कि हमने जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो 12% प्रति वर्ष लगाना है, पर एनम, डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम दिया हुआ है मैंने, और ये बता दिया आपको कि 20,000 की 6 महीने पहले खरीदी। तो आप क्या करोगे, जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 30,000 रुपए पर तो आप पूरे साल का लगाओगे, और 20,000 के ऊपर आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन। फिर ये जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा, ये टोटल डेप्रिसिएशन आप लाभ हानि खाते में दिखाओ, ठीक है? डेप्रिसिएशन ऐसे, अगर आप 6 मंथ का कैसे लगेगा? 9 में सितंबर में हुआ तो नहीं, मतलब अच्छा सितंबर में हुआ तो 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का। ये मैं जुलाई समझ रहा था, जुलाई नहीं सितंबर में, ये अगर ये लगा तो ये 6 महीने नहीं लगेगा, यहाँ पे 3 महीने का। तो ये भी जो है ये 3 महीने का लगेगा। ये ऐसे, ठीक है? और जोड़ के जो डेप्रिसिएशन आएगा वो हम, तो उस क्वेश्चन में जो मैंने आपको कल भेजा था उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट है, उसमें 8,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है, 20% डेप्रिसिएशन था, और 30,000 की मशीनरी पर 20% के हिसाब से साल भर का 6,000 हो गया, और 20,000 के ऊपर 1,000 वो 2,000 हो गया, ठीक है?
6 महीने का डेप्रिसिएशन। बोलिए। जो संपत्ति खाते सर घटाएंगे नहीं सर, जब किसी अब जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको फाइनल अकाउंट्स में लिखेंगे तो हमको सिर्फ इतना करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहां पे हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, जो भी है, मान लो उसमें 8,000 था क्वेश्चन में तो 8,000, और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे यहाँ पे आप मशीनरी लिखोगे 50,000, इसमें अलग अलग नहीं लिखना, इसके अंदर आप लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन जो भी 8,000, बस ऐसे आप दिखा दोगे, बाहर दिखा दोगे बैलेंस है। हमको इसमें बाकी बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाना अलग अलग कि 30,000 20,000, हमें तो टोटल मशीनरी ट्रायल में से 50 दिए, 50 में से घटा देंगे। सर एक बार वो पहले वाली स्लाइड ओपन कीजिए। हाँ सर इसमें ये 12/100 मतलब मैंने यहाँ पे 12 12% लिया है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे मैंने 12% माना। सर जैसे सर ह्रास की राशि सर तलपट में उपस्थित है सर, ह्रास की राशि तलपट में उपस्थित है सर, हाँ हाँ, तो सर इसे लाभ हानि खाते के सर डेबिट पक्ष में लिखेंगे सर, अर्थशास्त्र में नहीं घटाएंगे। ह्रास लाभ हानि खाते में तो खर्चा लिखते हैं, संपत्ति तो लाभ हानि खाते में नहीं लिखते, तो लाभ हानि खाते में खर्चा लिखेंगे, जो हमारी आर्थिक चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, उसमें संपत्ति में से घटा के दिखाएंगे। यहाँ जो मैंने अभी स्क्रीन पर किया है स्लाइड में भावना, इसमें मैंने 12% डेप्रिसिएशन माना, इसलिए मैं 12/100 कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है, कोई चीज और कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? और सर फर्नीचर वाला भी एक पॉइंट था जिसमें 7,500 था डेप। नहीं, उसमें तो फर्नीचर की तो वैल्यू बता दी मैंने कि फर्नीचर घटपट के अब इतनी वैल्यू बची है उसकी, तो डिफरेंस डेप्रिसिएशन हो गया। तो सर बैलेंस में से फिर फर्नीचर में से लेस क्यों किया डेप्रिसिएशन समझ के? नहीं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि इस डेट पर हमारे ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको दे दिया फर्नीचर की वैल्यू जो है ट्रायल बैलेंस में 27,500 है। और मैं आपसे कहता हूं कि अब फर्नीचर की असली वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू जो है वो 20,000 रुपए। तो इसका मतलब जो 7,500 रुपए जो कम हो रहे हैं 27,500 से 20,000, तो ये 7,500 डेप्रिसिएशन ही माना जाएगा। ट्रायल बैलेंस में 27,500 दिखा रहे हैं, बुक्स बुक्स कह रही है 27,500, लेकिन असली कीमत तो 20,000 है, तो 7,500 डेप्रिसिएशन हो गया ना इसका। सर ये बुक वैल्यू है क्या 20,000? देखिए क्या होता है, दो तरीके हो सकते हैं। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं देख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। बॉन्ड्स, हाँ बॉन्ड्स में देखिए मैं आपको दो तरीके हैं, मान लीजिए स्पेशली ये पता है ये पद्धति कहाँ इस्तेमाल होती है, एक कोई क्लब है, क्लब जहाँ खेलते हैं बच्चे है ना, क्रिकेट क्लब है या बैडमिंटन क्लब है या स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब में खेलने के सामान होंगे, रैकेट होगा, बैट होगा, बॉल होगा, नेट्स होंगे, सब चीज होंगी, पैड होंगे जो खेलने में पहनना, सब चीज। अब ये टूटती फूटती है, खराब होती है, तो इसमें वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई हमने कितने खरीदे, हमने 30,000 रुपए का सामान खरीदा, खेलने पे खराब होंगे, टूट फूट जाएंगे, कुछ फेंक दिए जाएंगे, बोले अब तो काम के नहीं है, रिजेक्ट कर दो, ये दे दो किसी को, सब ये बेच दो, रद्दी बेच दो वगैरह वगैरह। फिर जितने उसके अंदर देखेंगे साल के अंदर में सही सलामत कितने बचे, 30,000 के खरीदे थे 15,000 के बच गए, तो उसमें डेप्रिसिएशन का कोई रेट नहीं होता। उसमें क्या करते हैं, भाई 30,000 खरीदे थे 15,000 के बचे, तो 15,000 को डेप्रिसिएशन डाल, बस। ऐसा एक और जगह इस्तेमाल होता है, ये ऐसा एक तरीका एक जगह और इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं लूज टूल्स। उसके लिए एक वर्ड यूज है अकाउंट्स में, उसको हम कहते हैं लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब है जैसे एक गैराज है या कोई फैक्ट्री है, लूज टूल्स, उसके अंदर क्या है, हथौड़ा है, हैमर है ना,
और वो स्क्रू ड्राइवर होते हैं जो पेंच वेंच कसने के लिए होते हैं, स्क्रू ड्राइवर पेंच वेंच कसने के लिए होते हैं। फिर उसके बाद और भी पता नहीं क्या क्या औजार होते हैं। तो ये बहुत सारे औजार होते हैं, ये टूल्स है, इनसे काम होता है। अब वो साल भर में कोई टूट जाएंगे, कोई मुड़ जाएंगे, कोई खराब हो जाएंगे, तो इन पे कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी लगता है। डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, इनका रेट से डेप्रिसिएशन नहीं लगता। हम देखते हैं भाई हमारे पास लूज टूल्स कितने के थे भाई, 4000 रुपए के लूज टूल्स। अब इसमें खराब हो गए, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, कितने ठीक ठाक बचे जो काम चल सकते हैं, जो बचे हैं साहब 1500 के बचे, तो 2500 रुपए हम उसमें डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो मैंने उसका कोई रेट नहीं होता, उसकी वैल्यू निकाली जाती है कि हमारी बुक्स में 4000 के हैं, अभी इसकी वैल्यू कितनी इतनी है, तो जो जितने से कम हो गए वो डेप्रिसिएशन। तो मैंने वही तरीके से फर्नीचर को में डाल दिया कि फर्नीचर हमारे पास 27,500 के हैं, अब उसकी वैल्यू 20,000 है, तो 7,500 उसके डेप्रिसिएशन। ठीक है, यस सर, आगे समझ। और कोई क्वेश्चन यहाँ पर? सर ये डेप एरर भी तो हो 8,000 सकती है। बेटा फिर एरर लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि वो एरर की वजह से। अच्छा अगर मान लीजिए एरर भी है शीतल, अगर एरर भी है, मान लीजिए आपकी एसेट की थी वो 20,000 की थी, आप बुक्स में 27,500 दिखा रहे हो, तो अब आपके पास तरीका क्या है? आपके पास और कोई तरीका नहीं है उसको लॉस मानने के अलावा। अब आप उसको डेप्रिसिएशन मत बोलो, उसको लॉस मान लो, लेकिन उससे फर्क तो वही पड़ेगा कि प्रॉफिट से कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो करना, तो असर उसका वही है। हाँ कोई कुछ और भी कोई कर रहा था सर? हाँ 8,000 डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा, 7,000 आ रहा है। नहीं, मैंने एग्जांपल दिया, 7,000 शीट में नहीं नहीं, आप देखो उसको 50,000 है एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में कितनी है मशीनरी? 50,000 की है ना, यस सर। और मैंने 20% डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, तो सर तो 30,000 पे वो नहीं 30,000 पे 20% जोड़ो साल भर का, 20% 6,000। 6,000, और 20,000 पे 6 महीने का निकालो 20% से, सर वो सितंबर में मशीनरी। तो अकाउंटिंग ईयर भी हमारा वो है ना, अप्रैल टू मार्च, हाँ Yes, sir. सर, मार्च से तो 6 महीने का निकलेगा। तो 6 महीने का Sorry, sir. निकलेगा ना 20,000 पे। यस सर। मैंने क्या बड़ा सिंपल सा, 20,000 पे 6 महीने का 20% से मतलब 10%, सीधा सा बात। 20% पूरे साल का है, 6 महीने का 10% हो गया, तो 2,000 हो गया, तो 6,000 2,000 8,000 ऐसे निकाला। यस सर। और बताइए, और कोई डाउट है? ठीक है, अब मेरे को आपसे 2-3 एडजस्टमेंट्स और स्टार्ट करने हैं। अभी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कुछ लोग अभी कर रहे हैं। देखिए आज अपने पास, मुझे आज दूसरे एडजस्टमेंट लेने थे, और एक भावना ने मुझसे कुछ दिन पहले वो पूछा था, प्रोविजंस एंड डाउट्स और कई सारी चीजें थी, तो मैं काम करना पड़ेगा मुझे। आज टाइम अब तो बचा ही नहीं ना, आपके 15 से एग्जाम्स है ना? ओके हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, एक तो कुछ बच्चों के दूसरे डाउट्स भी हैं, मुझे थोड़ा सा पॉज। सर एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले सकते हम? नहीं ले सकते हैं, लेकिन बस एक्स्ट्रा क्लास के लिए एक तो आपके पास भी टाइम होना चाहिए और मेरे पास भी टाइम होना चाहिए, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास तो सर हमारे पास तो बहुत टाइम रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है 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 ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं 2-3 एडजस्टमेंट्स करा देता हूँ, 2-3 एडजस्टमेंट करा देता हूँ। अभी थोड़ा सा और टाइम अभी खींच लेते हैं, फिर मैं निकालता हूँ। देखिए अभी हमने अभी तक सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट किया था, एक ही समायोजन किया था, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम दूसरा एडजस्टमेंट लेते हैं, जिसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं जिसको, है ना, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीजें हैं। तो एक मैं आ रहा हूँ उस पर। तो मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई नहीं, मैंने वो शीट भी तो बनाई है आपके लिए, एक सेकेंड। ओके, देखिए एक तो जो आपने डेप्रिसिएशन का पूछा था, जब मैं उसको ओपन ही कर रहा हूँ एनसीईआरटी का हिंदी वाला, तो उसमें वो पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ। मुझे भी डेप्रिसिएशन, ह्रास का अर्थ और इसके जो शब्द अलग अलग हैं वो कहीं इसमें दिया, ह्रास की विशेषताएं, मेल खाते शब्द। एक है रिक्तीकरण,
प्राकृतिक साधनों को खोदकर निकालने के संदर्भ में किया जाता है, खदानें। तो इसके लिए मैंने एक वर्ड किया था इंग्लिश में, डिप्लीशन। जो डिप्लीशन है, डिप्लीट हो रहा है, ये प्राकृतिक साधनों के लिए इस्तेमाल, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं रिक्तीकरण, डिप्लीशन। तो अगर जो प्राकृतिक साधन है उनके लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो है, ये मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ये रिक्तीकरण। इसको, ये सब शब्द आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना रहेगा थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक ही हो गया, फाइन। अब रिक्तीकरण के बाद में दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है, फिर परिशोधन। परिशोधन है अमोर्टाइजेशन, जो आपने अमोर्टाइजेशन कहा वो है परिशोधन। इसके वर्ड यूज किया गया है परिशोधन, अमोर्टाइजेशन। कुछ लोग इसमें जेड लगाते हैं, कुछ लोग, वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? परिशोधन से अभिप्राय पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, ख्याति जिसका एक निश्चित अवधि के लिए उपयोग किया जाता है, तो उनके ऊपर हम ये वर्ड यूज करते हैं अपना, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो ये दो शब्द थे, और वो ऑब्सोलिसेंस वाला शब्द अगर मुझे मिल जाता है तो वो भी मैं देखता हूँ, वो भी मिल जाए तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, और अगर वो देखता हूँ ऑब्सोलिसेंस वाला, उसको क्या कहेंगे, ऑब्सोलिसेंस, हाँ इसमें होगा ये अप्रचलन। अप्रचलन, अप्रचलन इज ऑब्सोलिसेंस, ये ऑब्सोलीट हो गया ऐसे, ऑब्सोलिसेंस की स्पेलिंग मेरे से हमेशा गलत हो जाती है। स्थायी परिसंपत्तियों के ह्रास का एक और तत्व साधारण शब्दों में अप्रचलन का अर्थ है समयानुकूल न होना। अप्रचलन से अभिप्राय किसी परिसंपत्ति का पुराना हो जाना, क्योंकि अब उससे और शेष परिसंपत्ति उपलब्ध है, तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन पद्धतियों में सुधार, उसकी वजह से ये ऑब्सोलिसेंस हो जाता है। तो टेक्निक वगैरह में एक एक कारण है उसका ऑब्सोलिसेंस, अप्रचलन। ठीक है, तो ये तीन शब्द थे आपके जो मैंने आपको अभी उसके अंदर बताए थे। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं आपके पास, जो दूसरी चीज आपने पूछी, उच्चावचन मतलब फ्लक्चुएशन को बोलते होंगे, उच्चावचन फ्लक्चुएशन को बोलते होंगे। वो मतलब जो ऊंचा, कभी ऊंचा जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो ये कीमतों में उतार चढ़ाव को बोलते हैं उच्चावचन। सर मांग में परिवर्तन नहीं, ये दिया होगा कहीं इसके अंदर, दोनों में ह्रास की विशेषता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट उच्चावचन नहीं है, वो फ्लक्चुएशन नहीं है। नहीं, फ्लक्चुएशन बाजार में कीमत, बाजार मूल्य में जो परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये सब उसको हम नहीं कहते, तो यहाँ पे कहीं बीच में कहीं समझाया होगा उसको, अलग से हेडिंग में तो नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन ये उच्चावचन तो वही हुआ, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन माने कभी कीमत ऊपर हो गई कभी नीचे हो गई, दैट इज फ्लक्चुएशन। तो सर उसका डिप्रिसिएशन से क्या रिलेशन है? नहीं नहीं, वो बताया है, वो बताया है कि वो डेप्रिसिएशन नहीं है। कुछ लोग फ्लक्चुएशन को डेप्रिसिएशन मान लेते हैं। अब मेरे पास कुछ है, मशीनरी है, उसकी कीमत कम हो गई, तो वो नहीं है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो हम बाजार अपनी पुस्तक के मूल्य पर लगाते हैं। डेप्रिसिएशन को हम उच्चावचन नहीं कहें, उन दोनों में अंतर है, इसलिए उसको बताते हैं कि डेप्रिसिएशन को हम कभी भी उच्चावचन की तरह नहीं ट्रीट करते, वो अलग होता है। ठीक है, तो वो चीज। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, जो दूसरे जो एडजस्टमेंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। देखिए दूसरे एडजस्टमेंट, जो दूसरे एडजस्टमेंट्स हैं वो ये, पहले मैं आपको मतलब बता देता हूं। एक है बकाया व्यय। बकाया व्यय माने अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो व्यय अभी दिए नहीं गए, इसको बोलते हैं अनपेड या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमारे अनपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से रिकॉर्डिंग चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा।